हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली वीडियो यार रात को वही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम पता नहीं कैसे आ जाती है दूसरी बार वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बिकॉज रात को रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका था, ऑलमोस्ट एंड हो रहा था, बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। वही हमारा प्रोसेस चल रहा है, पार्ट 6 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। देखिए, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। हार्ट बीट रेगुलेट करना मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। क्या मेरे हाथ में है क्या? मैं हार्ट को पकड़ के ऐसे पंप करता हूँ, वो होता है कभी कभी। हम जब किसी को अपना हार्ट किसी के हाथ में दे देते हैं तो ये भी हो जाता है ना, ये तो आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो हार्ट बीट रेगुलेट करने लगता है, लेकिन अगेन इनवॉलेंट्री, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। डेफिनेटली आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि बॉडी का पोस्चर, बॉडी को क्या बोलते हैं, बैलेंस करना और इक्विलिब्रियम अगर बॉडी का मेंटेन करना है तो कौन करेगा? ब्रेन विल डू सो दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही है। अच्छा, अभी इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं। द ब्रेन की जगह मैं हटा देता हूं, द मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा, बिकॉज मेडुला क्या है? मेडुला इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द इनवॉलेंट्री एक्शंस। करेक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज मतलब यहां पे सेरिबेलम अगर लिख दूं मैं, सेरिबेलम क्या करता है? हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, साथ ही साथ हमें कैसे बैलेंस करना है। बोलते हैं ना कि कभी कभी हम अपने आप को बैलेंस करने के ऐसे टेढ़ा वेढ़ा सब होते, तो वो कौन सा हमारे बॉडी का रिफ्लेक्स मतलब वहां से रिस्पॉन्ड करता है? दैट इज सेरिबेलम। ठीक है, अब यहां पे जरा इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही हमारा तरीका है। ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बता रखा है जब मैंने हार्मोन्स का टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन सोचा कि क्यों ना भाई जब ब्रेन के ऊपर ही क्वेश्चन ले लिया जाए। और वैसे भी क्वेश्चंस आते रहेंगे अब आपके लिए, ये टॉपिक चलता रह रहा है, साइंस से हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो डेफिनेटली इट विल कंटिन्यू। अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दिमाग में रखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर मैं लिखूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखूं यहां पे, तो पहला लिखना ब्रेन और दूसरा लिखना स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि जो ब्रेन का मेन रोल क्या है। ब्रेन का मेन काम है भाई थिंकिंग करने का, सोचने का, रिस्पॉन्ड करने का। जो भी रिसेप्टर उससे मिलते हैं, जैसे हियरिंग, कभी कभी सुनते हैं ना कुछ, हियरिंग, स्मेल, को सूंघ लिया तो उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उस हिसाब से हम एक्ट करते हैं। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेजर लॉजिकल थिंकिंग हमारा ब्रेन करते हैं ये सब। लेकिन कौन सा पार्ट करता है? दैट डन बाय द फोर ब्रेन। ब्रेन के कुछ पार्ट्स पढ़ लेते हैं फिर हम यहाँ पे। देखिए भाई, ब्रेन के 3 पार्ट है यहाँ पे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कौन से 3 पार्ट बोले? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। चलो जरा आ जाओ, यहाँ पे डायग्राम दिखा दो तुमको। ये देखो, अब यहाँ पे डायग्राम में सारे पार्ट ऑलमोस्ट तुम्हें पता होंगे, लेकिन एक पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड। अब एग्जाम में कभी कभी आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन ओनली। आपको लगेगा नहीं नहीं तो इधर पीछे होता है, ये थोड़ी होता है। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रेन ओनली, बिकॉज जितने भी रिफ्लेक्शंस होते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू लेते हैं, तो दिमाग में रखना। उसके बाद हमारा एक और पार्ट कैर्नियम। कैर्नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब स्कल बोलते हैं, लेकिन अभी एग्जाम में कैर्नियम आ गया। जैसे कि वे लोग नेफ्रॉन देते हैं। नेफ्रॉन किसका पार्ट है? तो नेफ्रॉन हमारे किडनी का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी का मिलनी पार्ट है। वैसे ही ये लोग अभी बोला ब्रॉन्ची किसका पार्ट है, तो ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कभी बोलते हैं इलियम किसका पार्ट है, तो इलियम भाई हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, डेंडुनम, जेजुनम, ये सब अभी देखिए याद हो, ये सब याद हो जाना चाहिए आपको अभी तक। अब ये लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा किसका पार्ट है। तो उसी तरह से जब कैर्नियम पूछे तो ये किसका पार्ट है? दिस इज पार्ट ऑफ द ब्रेन। बाकी तो आपको लर्न हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अब फोर ब्रेन के पार्ट देख लेते हैं। देखिए, फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिबरम। जितने भी आप बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट थिंकिंग वाले जो काम है, दैट इज टेकन बाय द सेरिब्रम ओनली। ओके, उसके बाद थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मेन है हाइपोथैलेमस का, बिकॉज हाइपोथैलेमस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज्यादा। जैसे कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, हंगर। ठीक है, मुझे प्यास लगी है, थ्रस्ट। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम होता है, कोसका, हाइपोथैलेमस का। उसके बाद और हाँ, आपके प्लेजर, पेन, ये सब कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। अच्छा, फिर अब आते हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पॉन, मेडुला और सेरिबरम। अभी मेडुला के ऊपर तो ऑलरेडी बताया मैंने, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं सारे के सारे कौन देखता है भैया? मेडुला। जैसे कि अब स्नीजिंग, अब स्नीजिंग मेरे हाथ में है क्या? मैं क्या अपने नाक को कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मैं। ठीक है, वॉमिटिंग कर सकता हूं क्या? मतलब वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, कभी भी आ सकती है भाई। ओके, दैट इज नॉट इन माई हैंड। ब्लड प्रेशर,
क्या ब्लड प्रेशर में रेगुलेट कर सकता हूं मैं? नहीं, मैं कैसे रेगुलेट कर सकता हूं मैं? तो ब्लड मतलब मेरे हाथ में नहीं, वॉलेंट्री नहीं, मेन मेरा बोलना है कि वॉलेंट्री एक्शंस नहीं मेरे हो, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ठीक है, जितने भी हार्ट बीट, अभी बताया आपको हार्ट बीट आ गया हमारा, तो ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस आर टेकन बाय द मेडुला, टेक केयर बाय द मेडुला। फिर आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखेगा, ठीक है, बैलेंस करेगा बॉडी को, तो ये सब चीजें इसका काम होता है। यही सब ज्यादा मिलने करके इस क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आगे और क्वेश्चन आएंगे तो आई विल डिस्कस अदर पार्ट, लेकिन अभी यहां पे इतना ही जरूरत है, मेनली मैंने इससे ज्यादा ऊपर क्वेश्चन देखे नहीं है इसमें। अब यहां पे जरूरी नहीं कि सब बता दो ये किसका कर लो, कोई जरूरत नहीं है, मेरा वो पर्पज ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पे कुछ चीजें बता देता हूं। अभी ये जो आपको बोलता हूं ना कि जो ब्लू वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा गो थ्रू किया कीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बहुत टाइम पे बन जाते हैं। देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बताइए। अभी देखिए यहाँ पे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। कौन कर रहा है? सेरिबेलम। तो देखिए, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? कौन करेगा? फोर ब्रेन करेगा। फोर ब्रेन में सेरिबेलम, बेसिकली मतलब जो स्मेल डिटेक्ट करना है, कौन सा मतलब क्या बोलते हैं हम एक्ट करते हैं ना, क्या ये किसकी स्मेल आ रही है, लाइक किसी सड़े हुए चूहे की आ रही है या फिर बिरयानी की आ रही है, कैसे डिटेक्ट कर पाते? दैट इज द रोल ऑफ द फोर ब्रेन। चलिए, तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की। अब पढ़ सकते हैं बाकी चीजें भी, क्योंकि बाकी चीज आपको वहीं पे मतलब कंटेंट बहुत अच्छा है एनसीईआरटी का, आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। वहीं से मैंने यहाँ पे डाला है, आपको बहुत सारी चीजें बता भी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ ग्रोथ हार्मोन, रिलीज ग्रोथ हार्मोन, और कौन उसको स्टिमुलेट करता है? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बार आपको मतलब ये तो सिर्फ एक तरह से रिवीजन है आप लोग का। अभी सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लाइक कैम्फर, नैप्थलीन बॉल और ड्राई आइस। ऑलरेडी ड्राई आइस मतलब क्या है? ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में गैस टू सॉलिड नहीं होता, सॉलिड टू गैस होता है, ये बात भी दिमाग में रखेंगे आप। गैस टू सॉलिड को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ये तो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि अभी एक दो वीडियो पहले मैंने सब इसके ऊपर डिटेल में बताया था, बात किया था, तो एक क्वेश्चन एज अ रिवीजन के लिए। ये आपको आदत, मतलब यही मैं चाहता हूं आदत पड़ी रहे कि आपका ना भेजे में चलता रहे, सब कुछ दिमाग में चलता रहे। अब देखो, एक विटामिन के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। क्यों? मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल नहीं सिंथेसिस होता, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। विटामिन मैं बोलूं कि सी और बी कहां सिंथेसिस हम कर पाते हैं? बहुत सारे। तो ह्यूमन ऑर्गन ओनली सिंथेसाइज ओनली, ये तो स्टेटमेंट से ये पहला वाला, सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। भाई एसेंशियल में तो सब आता है हमारा, ए बी सी डी, मतलब जितने हमारे विटामिन सारे के सारे एसेंशियल है मेरे लिए, तो ये सारे थोड़ी कर पा रहा है, ओनली बोला है, उसमें भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट दोनों अपने आप को कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहा आपको? ये नहीं पता हो तो भी कोई अंधा बोलेगा अरे तो कहां, जो थोड़ी सी भी नॉलेज हो ना जिसको, तो बोलेगा ये तो गलत है। हमारे यहाँ पे नॉन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हम कर लेते हैं, जैसे विटामिन डी। विटामिन डी मतलब ठीक है, मतलब सूरज की रोशनी में जाओ आपको विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होने लगता है। बट पॉइंट इज दैट कि क्या विटामिन डी उतना ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन एक्सेस में भी हमारी बॉडी उसको कर देती है, दैट इज अनएसेंशियल हो जाता है फिर कभी कभी हमारे लिए वो। तो बॉडी हमारी यहाँ पे सिर्फ एसेंशियल नहीं, अनएसेंशियल, जो नॉन एसेंशियल भी वो भी सिंथेसाइज करती है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, और सारे के सारे नहीं करती है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है। तो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट, ये गलत हो गया, तो सी ऑप्शन विल गो। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन दिमाग से, लॉजिकल माइंड से भी हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसके लिए। ठीक है, अब बताइए इस टाइप से क्वेश्चंस और मतलब मैच द फॉलोइंग आपको आते रहते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड केमिस्ट्री होता है। इसमें से कुछ चीजें हम एग्जाम मतलब अपनी किताबों में पढ़ते रहते हैं, कुछ चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू ही सीखते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा अगर दिमाग लगाने बैठेंगे ना, पूरी केमिस्ट्री खोलने बैठेंगे, तो केमिस्ट्री में एप्लीकेशन का कोई एंड नहीं है यार, कोई एंड नहीं है। तो हम वो एप्लीकेशंस को अपना दिमाग में भर लें जो हमने पीआईक्यू के थ्रू सीखा है, ये मैं आपको आइडिया दूंगा बस। अब देखो, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, क्या हमने पढ़ा नहीं है इसके बारे में? इथिलीन काम करता है इसके लिए, करेक्ट। इथिलीन गैस को यूज किया जाता है अपने क्या बोलते हैं, जब आम हो गया ना, उसको पकाने के लिए, जो भी फ्रूट होते हैं उसको पकाने के लिए काम आता है। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सा होगा भैया? CO2 होगा, ये तो आप पूरी जनता जानती है। जनता जो अपने फिजीनेस आती है, जो बबल्स आते हैं, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वो CO2 की कैरेक्टरिस्टिक है। बबल्स आप देखते हो ना जब उसको खोलोगे, सोडा वाटर है सब। चलिए, उसके बाद बेकिंग सोडा, ये तो आपकी क्लास 10th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। और क्वार्ट्ज किसका भैया? सोडियम सिलिकेट। ठीक है,
तो ये दिमाग में रखेंगे आप। और इसको हम ज्यादा करके सोडियम सिलिकेट आप देखोगे कि आपको इसमें मिलेगा, जो वॉच होती है ना उसके अंदर आप क्वार्ट्ज का यूज देखोगे। ठीक है, चलिए अब इसका हाँ कभी फॉर्मूला पूछ रहे थे क्योंकि इनका भरोसा नहीं यार, तो फॉर्मूला भी लिख लो। C2H4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा NaSCO3, ये CO2 तो जानते ही हो आप। सोडियम सिलिकेट का लिख लो Na2SiO3। ठीक है, ये 3 लिखा है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बताओ एलॉयज के ऊपर यार भर भर के क्वेश्चन लोग देते हैं, भर भर के मतलब भर भर के लोग क्वेश्चन देते हैं, इसमें लोग पीछे छूटते नहीं है एलॉयज के ऊपर। और देखो आपका ये जो टॉपिक है ना इतना रिपीटेड है, और इसके लिए एक डेडिकेटेड पेज हमारे एनसीईआरटी में मिलता है। एनसीईआरटी का आपका क्लास 10th की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के आखिरी के पेजेस आपको मिल जाएंगे, एलॉयज के ऊपर मिलेगा। ये भी मिलता है कि कैसे प्रिवेंट करेंगे हम कोरोजन को, ऑल दिस टॉपिक्स यू विल गेट देयर। अब देखते हैं ब्रॉन्ज किसका एलॉय है। अब पहले ब्रॉन्ज से पहले मैं ब्रास बताना चाहता हूं, ब्रास किसका एलॉय है। मैं 3 चीजें आपके सामने लिखना चाहता हूं, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रास, फिर लिखता हूं ब्रॉन्ज, उसके बाद लिखता हूं मैं जर्मन सिल्वर। अच्छा, जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लुक लाइक अ सिल्वर, इट लुक लाइक अ सिल्वर। इसके अंदर सिल्वर एज अ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है, ये सिल्वर नहीं है, ये लुक लाइक अ सिल्वर, इसका अपीयरेंस होता है सिल्वर का, इसलिए इसको बोलते हैं। बाकी कोई दूसरा इसके पीछे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मेरा पर्पस इसलिए इसको बताने का है कि बिकॉज दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि जर्मन सिल्वर को सिल्वर क्यों कह रहे भाई, क्या सिल्वर होता है इसके अंदर, या अपीयरेंस है इसका? तो ये दिमाग में रखिए। इसके लॉय पूछे जाते हैं। तो देखिए इन तीनों में एक चीज कॉमन है, पहले ही लिख लीजिए, कॉपर कॉमन है, सब में कॉपर कॉमन है। याद कराने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ब्रॉन्ज के अंदर जेड है तो इसका मतलब जिंक ब्रॉन्ज के अंदर नहीं होगा, जिंक यहां पे ब्रास के अंदर होगा। तो अगर कॉपर एंड जिंक इन्होंने दिया है तो ये है हमारा ब्रास, तो ब्रॉन्ज में क्या होगा? Sn होगा, मतलब 10 होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा भैया? ब्रास में कॉपर और जिंक था तो यहां पे भी जिंक डाल दो, और यहां पे एक और डाल दो निकेल। तो क्या बताया मैंने? कॉपर जिंक और निकेल। तो देखो जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर और जिंक, और ब्रास के अंदर भी कॉपर और जिंक है, लेकिन जर्मन सिल्वर के अंदर निकेल भी आ जाता है, ये दिमाग में रखेंगे आप। और ब्रॉन्ज के अंदर जेड है, इसलिए जिंक यहां पे नहीं आता है, यहां पे टिन आता है। थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रखें, बाकी आप इसको 1-2 बार लिख लेंगे, आपको ऐसे याद हो जाएगा। ये लोग पूछते हैं इसीलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए और किसका आपको बता दूं मैं। देखिए और एक सोल्डर का पूछते हैं लोग, सोल्डर का बहुत पूछते हैं लोग कि सोल्डर का यूज क्या है। देखिए सोल्डरिंग का यूज तो आपको, सोल्डर का यूज ही है कि सोल्डर करना है, इलेक्ट्रिक वायर को सोल्डर करना होता है। जब आप सर्किट डिजाइन करते हैं ना तो उसमें सोल्डर गन यूज की जाती है, उसमें सोल्डर वायर यूज किया था, सोल्डर ही कहते हैं उसको। तो वो किसका एलॉय होता है? वो एलॉय होता है भाई पीवी और एसएन का। पीवी क्या है? लेड, और एसएन क्या है? टिन। ये भी देखिए पीवी प्लस एसएन। कभी कभी भरोसा नहीं, आपको ऐसे केमिकल फॉर्मूला देंगे बताओ, तो पीवी इज फॉर लेड, ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, ये बोलना है मेरा। तो कॉपर सॉरी लेड एंड दिस टिन एक किस भाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सोल्डर। अच्छा, ये तो सब चीजें हो गई। हम गोल्ड जो यूज कर रहे हैं 24 कैरेट, तो क्या 24 कैरेट हम यूज करते हैं? नो नो नो, वी आर यूजिंग ओनली 22 कैरेट। उसमें जो 2 कैरेट होता है वो सिल्वर या कॉपर का इंप्योरिटी ऐड की जाती है। अगर हम 24 कैरेट लेंगे ना तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, वो इतना सॉफ्ट होगा कि वो इतना एक्सटेंड होता रहेगा, मेलेबल होता है वो, जिसको हम थिन वायर की तरह ना ऐसे घिसते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई वी कांट यूज द 24 कैरेट। तो देयर इज अ नीड टू ऐड द इंप्योरिटीज इन दैट। तो कॉपर और सिल्वर के उसके अंदर इंप्योरिटी 1-2% ऐड की जाती है, बस 1-2 कैरेट ऐड की जाती है। ठीक है, और क्वेश्चन कहां से आते हैं? और क्वेश्चन आपको आता है कि आयरन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी यूज द गैल्वेनाइजेशन। क्या यूज करते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है? उसके बाद जिंक की पट्टी लगाई जाती है, जिंक, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दिस आयरन। तो ऑक्सीजन पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? जिंक के साथ। जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इसलिए कभी बोलते हैं कि गैल्वेनाइज वाली जो परत है वो टूट चुकी है, हट गई है, फिर भी आयरन बचा हुआ, क्योंकि जिंक ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है उसके ऊपर, उसको बचा रही है कोरोड होने से। ठीक है, और रस्ट होने से। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि स्टेनलेस स्टील का क्या है भाई, किसका एलॉय है स्टेनलेस स्टील? तो देखिए स्टेनलेस स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन, दैट इज Fe, क्रोमियम, और पार्ट ऑफ कुछ निकेल ऐड किया था, और कुछ छोटे मोटे एलिमेंट्स ऐड किया था। मिलनी तो यही है, आयरन, क्रोमियम और निकेल। और जो हम आयरन होता है जो हम यूज करते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको बोलते हैं ना थोड़ा सा और कड़क करने के लिए, क्या डालते हैं उसके अंदर कार्बन का कंटेंट डालते हैं थोड़ा सा ना, सो दैट कि मतलब थोड़ा सा कड़क हो जाए, हार्ड हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो ये बात भी आप दिमाग में रखेंगे, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं। चलिए आगे बढ़े।
अभी इसमें तो मैंने इतना बता दिया, अब क्या बताऊं आपको, कुछ और बच जाए तो बताऊं। इसलिए बोलते हैं भाई आयरन में कार्बन ऐड करो तो स्टील की प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है, और तो कुछ नहीं है। इसलिए स्टील और स्टेनलेस स्टील में बाय द वे अंतर है। चलो आगे बढ़ते हैं एलॉयज के। अभी हाँ, ये भी पूछ लेते हैं भैया, देखो ये मैंने बुक से डाला है कि भाई ब्रास के अंदर जो जिंक और कॉपर का कंटेंट क्या है अभी। और हाँ, एक और चीज, एलॉय बेसिकली होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? तो एलॉय इज नथिंग बट अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और जो चीज होमोजेनियस मिक्सचर से बनी है उसको फिजिकल मेथड से नहीं वो कर सकते हैं, सेपरेट करते। फिजिकल मेथड मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन, दिस वन सेंट्रीफ्यूगल तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते आप, यू नीड अ केमिकल मेथड टू सेपरेट देम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर कोई मरकरी का दिस है, अगर मरकरी का कोई अगर ये है एलॉय है तो उसका एक नाम फिक्स है, दैट इज कॉल्ड अमलगम। मतलब अगर आपके एलॉयज में अगर मरकरी आ गया, मरकरी का कंटेंट आ गया, तो इसका मतलब उस पूरे को हम क्या कहेंगे? अमलगम। है, दिमाग में रखना। बाकी चीज तो आपको बता चुका हूं मैं, आप पढ़ लीजिए यहां से। ये आपका थोड़ा फिजिक्स चालू करूंगा आज से। फिजिक्स मतलब फिजिक्स का देखो इसी तरह से क्वेश्चंस भी ऐड होते रहेंगे हमारे, और हमें पता भी चलता रहेगा भाई कौन कौन सी चीजें रिपीट होती हैं। अभी इससे रिलेटेड दुनिया भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इतने क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सा नियर साइटेडनेस है, कौन सा फार साइटेडनेस है, इतनी बार मिलेंगे कि क्या बताऊं आपको। तो देखिए अभी मायोपिया की बात की है, तो मायोपिया को अगर सुधारना है, मायोपिक आई अगर सुधारना है, तो उसके लिए लगेगी हमें कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं भैया? इसका नाम भी पूछते हैं, डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है। तो मायोपिक आई अगर होता है तो उसको मतलब बेसिकली मायोपिया को हम बोलते क्या? नियर साइटेडनेस। मतलब जो पर्सन मायोपिया से सफर कर रहा है तो नियर बाय, पास की चीजें देख पाता है लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पाता, डिस्टेंट चीजें क्लियरली नहीं देख पाता। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूं मैं, जो बच्चे जिसको चश्मा थोड़ा लगा हुआ होता है, फिर नहीं लगाते हैं बट उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो टीचर को क्या बोलते हैं कि मैम मुझे आगे बैठाओ, मुझे आगे बैठाओगे तो मुझे दिखेगा, पीछे से नहीं दिख रहा मुझे। तो कौन से बच्चे हो? तो मायोपिक आई वाले होते हैं। ये भी क्वेश्चन लोग देते हैं कि चाइल्ड हु कांट सी द व्हाट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे से नहीं देख पा रहा, तो टीचर ने उसको आगे बुला लिया। तो कौन सी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, कौन सा डिफेक्ट है उसके अंदर? तो दैट इज मायोपिक आई है, वो मायोपिया है उसको, ठीक है। क्योंकि वो पास की चीजें देख पाता, दूर की चीजें नहीं देख पाता, उसको बोलता है नियर साइटेडनेस। बार बार रीजन क्या उसके पीछे? कि रीजन ये है भाई कि आपका रेटिना के ऊपर प्रॉपर इमेज बन नहीं पा रही, सामने गिर रही है, मतलब रेटिना के कहीं इन बिटवीन, ठीक है। क्या बोलते हैं आपका लेंस और जो फिल्म है, क्योंकि रेटिना इज कॉल्ड एज अ फिल्म, ठीक है। तो उसके इमेज उसके ऊपर बनती है ना, तो लेंस और फिल्म के बीच में कहीं बन रही है, फिल्म के ऊपर प्रॉपरली नहीं बन पा रही है, रेटिना के ऊपर इमेज नहीं गिर रही है, तभी तो कन्वर्ट करेगा, तो उसके ऊपर नहीं गिर रही है। अब यहां पे क्यों? क्योंकि आपका जो कर्वेचर है आई का वो बहुत बड़ा हो चुका है, आपका जो आई बॉल है काफी ज्यादा एलोंगेट हो गए हैं, ये इसके पीछे रीजन होते हैं। तो उसके लिए अगर कॉन्केव लेंस ऑफ द सुटेबल पावर, कभी कभी आप देखोगे कि आंखें ना बहुत ऐसी बड़ी दिखती हैं, तो बहुत थिक वाले कॉन्केव लेंस पहनते हैं, इसलिए बोलते हैं सुटेबल पावर। जैसी आपकी भाई जैसी जिसकी समस्या होगी उस हिसाब से आपको पावर का फॉर्मूला क्या है? डायोप्टर, मतलब सॉरी उसका यूनिट क्या है? डायोप्टर। ये भी पढ़ने को मिलेगा आपको, चिंता मत करिए, 1/f होता है, ठीक है, फॉर्मूला इसका 1/4 फोकल लेंथ। तो यहां पे हमें भी देखने को मिलता है कि फोकल लेंथ आपका बहुत ही ज्यादा अगर स्मॉल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मायोपिक आई में भाई फोकल लेंथ काफी ज्यादा स्मॉल हो जाता है, और क्या बोलते हैं तभी आप पास की चीज देख पाते हैं, दूर की नहीं। और मेट्रोपिया होता है उसके इसमें आपका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। मतलब आप चीजें बाहर दूर की तो देख सकते हो लेकिन पास की नहीं देख पाते हो। अभी उल्टा कर लो, इसके लिए क्या लगेगा भाई? इसको भाई अपना कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, इसका फोकल लेंथ बढ़ गया है, अभी आई बॉल उसकी छोटी हो गई है, ठीक है। ये सब इसके पीछे रीजन है। और कॉन्वेक्स ये बहुत बार रिपीट मिलेगा आपको, चिंता मत करिए, आता रहेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेना आप लोग आराम से इसको। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंसेज, मतलब कॉन्वेक्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जिंग का एक और तरीका है, अगर आपको सूरज की रोशनी को एक पर्टिकुलर जगह पे कन्वर्ट करना है किसी की स्किन पे, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इसका अगर प्रैक्टिस करना हो तो कर लेना, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द रेटिना बनती है। और मायोपिक आई में कहां बनती है? इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मुझे 10th में जब एग्जाम में आया था तो मैंने डायग्राम बनाया था, लेकिन डायग्राम में मार्क्स नहीं मिले थे, क्योंकि मैं तीर बनाना भूल गया था। ये जो है ना, ये वाले अभी भी मेरे को लगता है क्या फालतू है। चलिए ठीक है,
अब यहाँ पे हाँ कल कभी भी पूछते हैं कि हमारे जो आई लेंसेस है वो कौन से टाइप के आई लेंसेस हमारे पास, दैट इज अ कॉन्वेक्स नेचर, उनका आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स नेचर के होते हैं हमारे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो गए, चिंता मत करिए, बहुत रिपीट हो गए। रिटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कैमरा। देखिए फिल्म, उसको बोलते हैं फिल्म, लेंस नहीं होता है वो, ठीक है, लेंस के थ्रू तो जाता है वो, फिल्म जिसके ऊपर पिक्चर बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं, पिक्चर जिसको फॉर्म होती है उसको बोलते हैं फिल्म। ठीक है, तो रेटिना को फिल्म कहा गया है। दिस इज अ शटर थोड़ी होगा, शटर और कवर तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, एक और बात आपको, हमारे ना दो सेल होते हैं, रॉड और कॉन सेल। कौन से दो सेल होते हैं भैया? रॉड एंड कॉन सेल। अब क्वेश्चन एक और आता है कि जब जो पर्सन नाइट ब्लाइंडनेस से सफर करा तो कौन से सेल उसके डैमेज हो रहे हैं या फिर कौन से सेल उतने इफेक्टिव नहीं है, तो दैट इज रॉड सेल। रॉड सेल क्या करते हैं? डार्क में एक्टिव होते हैं, और कॉन सेल होते हैं जो ब्राइट लाइट में आपको अच्छी इमेज देते हैं, तो दैट इज कॉन सेल। तो रात बोलते हैं ना कि जो पर्सन नाइट ब्लाइंडनेस हो उसका नाम ही क्या बोलते हैं? रात को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो उसके रॉड सेल उतने एक्टिव नहीं होते हैं, रॉड सेल डैमेज हो रहे होते हैं, तो इसलिए वो प्रॉपर्ली नहीं देख पाता। दैट इज द प्रॉब्लम इन द नाइट दिस यस नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए अभी तो कुछ चीजें और देख लीजिए भैया। देखिए द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिव, लाइट सेंसिटिव सेल में तो वही रॉड और कॉन सेल की बात हो रही है यहाँ पे, और दे सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाया द ऑप्टिक नर्व्स, और वो पहुंचते हैं, इंटरप्रेट किए जाते हैं बाय द ब्रेन, और फाइनली वो हम उसको, ब्रेन में कौन सा पार्ट आएगा? ये विजन की बात हो रही है, पर कौन सा पार्ट आएगा? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ये सब काम करता है ना, विजनरी और विजन और स्मेल, ये सब चीजों को, हेयरिंग, ये सब चीजों के ऊपर रिएक्ट करता है, तो दैट इज अ फोर ब्रेन। अभी ये थोड़ा रिलेटेबल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा एक और क्वेश्चन भाई हमारा, इफ somebody stop taking the green vegetable he will suffer from the night blindness। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन मैं तो अगर मीट वूट खाता हूं तो कुछ होता नहीं है, नहीं खाता नहीं, मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब सिर्फ जरूरी नहीं कि ग्रीन वेजिटेबल, बहुत सारे लोग पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं, उनको तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता, बिकॉज हमें अगर कॉड लिवर ऑयल ले रहे हैं वो, ठीक है, और क्या बोलते हैं अपना नॉन वेजिटेरियन भी हैं, अगर मीट वूट भी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। इवन आप रोटी चावल भी तो खा रहे हो ना, हमारे हमको तो आजकल फोर्टिफाइड राइस और फोर्टिफाइड गेहूं आजकल आते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने विटामिन ए ऐड किया होता है, बाय द वे आपको बता दूं। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल बंद करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे तो ग्रीन वेजिटेबल खाते नहीं, वैसे तो पेरेंट्स चाहते हैं वो ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा करके यूजफुल आपको मिलेंगे हमारे आयरन के कंटेंट के लिए, विटामिन के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बिल्कुल है। अच्छा, और क्या? ही विल सफर फ्रॉम द विटामिन ए डिफिशियंसी। तो देखिए पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया, आर ही विल, बिल्कुल विटामिन ए डिफिशियंसी तो भाई सफर कर सकता है, अगर चांसेस है, नाइट ब्लाइंडनेस की बात नहीं बोली सीधा। ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी इनएडिक्वेट अमाउंट में अगर नहीं, मतलब अगर प्रॉपर अमाउंट में ग्रीन वेजिटेबल नहीं होगा तो कोई ना कोई चांसेस होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन ए की डिफिशियंसी हमने पढ़ी है। हमने पढ़ा है जीरोफ्लेमिया हमने पढ़ा है, और हमने पढ़ा है नेक्टोलोपिया, ये दो हमने पढ़ रखे हैं। नेक्टोलोपिया क्या होता है? एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी सफर करने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दिस इज आर इज करेक्ट, तो बिकॉज एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास, सी इज ओके। चलिए, द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब, अरे एप्लीकेशन बेस्ड है थोड़ा सा, इसको पढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा मर्करी वेपर एंड द आर्गन। देखिए जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है वो मर्करी वेपर को यूटिलाइज कर, मर्करी वेपर और आर्गन गैस के मिक्सचर को यूटिलाइज करता है, बिकॉज मर्करी वेपर क्या करते हैं? दे एमिट यूवी लाइट। क्या रिलीज करते हैं? यूवी लाइट वो एमिट करते हैं व्हेन दे आर एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो दे गेट एक्साइटेड और यूवी करंट को पास करते हैं, यूवी करंट रिलीज करते हैं। यूवी करंट यार यूवी लाइट्स होती है जो मर्करी वेपर एक्साइटेड स्टेट में रिलीज करते हैं। और जो यूवी लाइट निकलती है वो क्या करती है? फॉस्फोरस कोटिंग जो होती है फ्लोरेसेंट ट्यूब में, उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसकी वजह से वो जलता है। फिर फ्लोरेसेंट कोटिंग जब ना वो किस कलर की होती है डिपेंड करता है, उसको ग्रीन है कि ब्लू है क्या है, उस हिसाब से हमें जो लाइट मिलती है ना उसकी वजह से मिलती है। फ्लोरेसेंट कोटिंग जो है किसकी आपने की है, कौन से कलर की, व्हाइट की, क्या की, वो एमिट करता है, जलता है फिर। ठीक है, और आर्गन किस लिए यूज किया था? आर्गन देखिए कि इनर्ट गैस है, अब बात आपको पता होगी, उसका एटॉमिक नंबर 18 है भाई, वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो उसका पर्पस क्या है कि जब मर्क्यूरी वेपर जब वो क्या होता है इग्नाइट हो रहा होता है तो उसको प्रिवेंट करता है किसी और से रिएक्ट करने के लिए। सो इसलिए यहाँ पे मर्करी वेपर और आर्गन को दोनों को साथ में यूज किया जाता है इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब। और मर्करी वेपर का काम है जो फॉस्फोरस कोटिंग होती है उसको भाई क्या बोलते हैं इग्नाइट, उसको मतलब एक तरह से वो करने के लिए क्या बोलते हैं,
जिससे हमें लाइट मिल सके बेसिकली। तो क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, यूवी लाइट, और यूवी लाइट विल इग्नाइट द कोटिंग को जलाता है, एमिट करता है। ठीक है, चलिए अभी इसको थोड़ा अच्छे टर्म्स में दिमाग में नहीं आ पाए, बट होप यू अंडरस्टूड द थिंग। ओके, चलिए अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, मैग्नीशियम हम फायरवर्क में यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर व्हाइट लाइट निकलती है, ये भी पूछते हैं बहुत बार कि भाई व्हाइट लाइट किसके अंदर निकलती है, तो दिमाग में रखना भाई मैग्नीशियम के अंदर निकलती है। इसको हम फायर क्रैकर्स में यूज करते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको आप व्हाइट फ्लेम बेसिकली बोलते हैं, उसे निकलती है। उसके बाद फ्लेयर गन में हम बोलते हैं, इसको यूज करते हैं। फ्लैश बल्ब में यूज करते हैं, जिसमें व्हाइट लाइट निकलती है, उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। यूरेनियम बिल्कुल हम एटम बम में यूज करते हैं, U-235 यूज किया जाता है, आपको पता ही है। उसके बाद जिंक तो ऑलरेडी पढ़ा है अभी मैंने। सिल्वर को इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज नहीं करते भाई, हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं टंगस्टन को। किसको यूज करते हैं? टंगस्टन को यूज करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये तो बात क्लियर हो गई। और कुछ चीजें, सिल्वर और कॉपर आपको पता होगा अच्छे मेटल्स हैं, हमारे कंडक्टिंग मेटल्स हैं। इसको हम वायर बनाने के लिए यूज करते हैं, आपको बात पता होगी। और सिल्वर से ज्यादा कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर थोड़ा सा कम कॉस्टली है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है सिल्वर और कॉपर के, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन फॉर अम्ब्रेला इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए टॉप हम व्हाइट रखेंगे, तो क्योंकि व्हाइट यहां पे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट्स को, और जो कुछ सनलाइट अंदर आ भी जाएंगी तो उसको बॉटम में ऑब्जॉर्व कर लेगा ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर इज अ गुड ऑब्जॉर्वर, तो यू विल कीप इट इन द बिलो, और व्हाइट को हम ऊपर रखेंगे, दैट रिफ्लेक्ट। तो जो कुछ बचा कुछ अगर आ भी गया तो ब्लैक विल ऑब्जॉर्व, तो थोड़ा सा अंदर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। दैट्स व्हाई वी प्रेफर द टॉप व्हाइट एंड द बॉटम ब्लैक हियर। Which of the following pair of metal are good conductor of heat? सिल्वर एंड कॉपर। आपको इसके बारे में अगर और जानना है तो देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, हाई होती है, साथ ही साथ इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। अगर जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो डेफिनेटली दैट विल बी गुड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, मतलब इजीली उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। हम अगर जिसकी रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा रहेगी, हम वो क्यों वायर यूज करना चाहें, ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा करंट लगेगा ना, फिर तो कम करंट में भी काम चल जाए, मतलब कहने का मतलब हमारा ही है इनडायरेक्टली। तो सिल्वर और कॉपर, तो सिल्वर कॉस्टली ज्यादा है। अब सिल्वर की वायर तो भैया अंबानी जी अफोर्ड करें, हम तो कॉपर से काम चला लेंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर दिस। सिल्वर और लीड तो हम नहीं प्रेफर कर सकते यहाँ पे, मर्क्यूरी को तो वैसे भी नहीं कर सकते हम यहाँ पे। चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए है। ये लिक्विड रूम टेम्परेचर कौन होगा भैया? मेटल की बात है तो मर्करी होगा हमारा। इजिली कट विद अ नाइफ हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अभी बताया मैंने आपको, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मर्क्यूरी ले लो, मर्क्यूरी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, चलिए, तो ये सब था हमारा, और एक कुछ चलता रहेगा सिलसिला, पढ़ते रहेंगे। और कभी कभी वीडियो डिले हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा उसकी वजह से। सो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो का कंटेंट बन रखा है, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं।